फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। खबर राजस्थान से है। लोकसभा चुनाव नामांकन में मंजू शर्मा के पास 2,19,00,000 की संपत्ति है और खाचरियावास के पास में 4.25 करोड़ की संपत्ति है, अचल संपत्ति। दोनों ने 4 नामांकन दाखिल किए हैं। जयपुर शहर और ग्रामीण प्रत्याशियों ने भी अपना पर्चा भरा है। दोनों सीट पर 33 उम्मीदवारों का नामांकन। तो देखिए आप, क्योंकि पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राजस्थान में बात करें तो नेताओं ने भी अपनी अपनी ओर से जो अपना डिक्लेरेशन है, उस डिक्लेरेशन में बताया कि उनके पास में कितनी चल और अचल संपत्ति है। और इसी चल अचल संपत्ति में जो आंकड़ा है, जो डेटा है, वो आपके सामने है कि किस उम्मीदवार के पास में आखिरकार कितनी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति किसके पास कितनी है, वो ब्यौरा अब सामने है। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे। राजस्थान लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई चुनाव की लहर के साथ महिलाएं अब दिख रही हैं। इस बार बीजेपी कांग्रेस की रिकॉर्ड 8 महिला प्रत्याशी, 15 साल में जिसे बहुमत सभी उसी की जीती है। मंजू शर्मा, ज्योति मिर्धा, प्रियंका बालान बीजेपी प्रत्याशी, महिमा सिंह, इसके अलावा इंदु देवी जाटव भी बीजेपी की कैंडिडेट है। संजना जाटव, संगीता बेनीवाल, उर्मिला जैन भी कांग्रेस से है। तो महिलाओं की संख्या अब ज्यादा देखने को मिल रही है। इस बार बीजेपी कांग्रेस की 8 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में आपको नजर आएंगी। 15 साल में जिससे भी बहुमत मिला है, सभी उसी की जीती। आगे बढ़ेंगे साक्षी। बिल्कुल, अगली खबर आपको बता दें कि आज से यहाँ पर T+0 ट्रेड सेटलमेंट की शुरुआत होने जा रही है। ट्रेड के लिए उपलब्ध 25 शेयरों की सूची जारी कर दी गई। ट्रेड वाले दिन ही होगी सेटलमेंट। चार्जेस में कोई भी आपको बता दें कि बदलाव नहीं होगा, ये जानकारी मिल रही है। तो T+0 ट्रेड सेटलमेंट आज से शुरू होगा। रंजना। बिल्कुल, तो देखिए बड़ी जानकारी। और अब बात शेयर मार्केट की कर लेते हैं। BSE शेयर बेंच खरीद के नियम बदले हैं और शेयर खरीद और बेच के नियम यहाँ पर बदले गए हैं। और जिस दिन शेयर बिकेगा उसी दिन भुगतान करना होगा और गुरुवार से होगी इसकी नई शुरुआत। अभी 25 से शेयर ही होंगे इस व्यवस्था में। नवभारत टाइम्स के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए बड़ा बदलाव यहाँ पर, और शेयर के बेच और ख़रीद में यहाँ पर बदलाव किया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि स्थानीय शेयर बाजार तेज़ी के साथ बंद हुए थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स की अगर बात करें तो 526.01 अंक की बढ़त के साथ 72,996 अंक पर बंद हुआ था। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक पति को हनीमून पर पत्नी को सेकंड हैंड कहना भारी पड़ गया। अब पत्नी को मुआवजे के तौर पर 3 करोड़ रुपए देना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही पति को देना होगा गुजारा भत्ता भी। राजस्थान पत्रिका की एक खबर है। हनीमून के दौरान में पति ने पत्नी को सेकंड हैंड कह दिया। मामला कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने यहाँ पर देखिए 3 करोड़ रुपए देने के लिए कहा और साथ ही साथ गुजारा भत्ता भी उस लेडी को देना पड़ेगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए गठित होगी इंटेलिजेंस की यूनिट। उत्पादन से संबंधित सारा डेटा इसमें स्टोर होगा। सरकार इसे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाएगी। परफॉर्मिंग सेक्टर की भी इसमें पहचान होगी। इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से ये खबर है कि अब इंटेलिजेंस यूनिट बनाई जाएगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसमें हर एक चीज़ पर नज़र रखी जाएगी। उत्पादन से संबंधित जितना भी डेटा है वो इसमें स्टोर होगा। सरकार इससे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगी। परफॉर्मिंग सेक्टर की भी इससे पहचान है। और इस बीच फ्रंट पेज इकोनॉमिक टाइम्स का मेरे पास, इसमें हेडलाइन दी गई है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी मेड इन इंडिया, और मैन्युफैक्चर के ऊपर फोकस इसमें किया जाएगा। इस पूरी एक्सरसाइज में कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, जिसमें आपको कैंपेन सेक्टर की स्टडी करनी होगी, इम्पैक्ट्स क्या कुछ रहने वाले स्कीम के, और एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या कुछ है, ये भी मेजर इस एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस एजेंसी का, इंटेलिजेंस एजेंसी का सेटअप इंडिया में किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है द सेंटर will soon access India's manufacturing powers through a centralized intelligence unit or a knowledge storehouse। और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान के न्यायाधीशों का आरोप सामने आया है। उनके द्वारा कहा गया है कि न्यायिक मामले में हस्तक्षेप कर रही है खुफिया एजेंसियां। और इस बीच उच्चतम न्यायिक परिषद ने मांग की है कि न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप के खिलाफ में न्यायिक व्यवस्था की जाए। तो ये बड़ी व्यवस्था की मांग की जा रही है। न्यायिक व्यवस्था की मांग उठाई गई है पाकिस्तान में न्यायाधीशों के द्वारा न्यायिक मामले में हस्तक्षेप कर रही हैं एजेंसियां, ये कहा गया है। देखिए बिल्कुल, और दैनिक भास्कर अखबार में ये खबर है पाकिस्तान से। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों ने दरअसल ये पत्र लिखा और पत्र लिखकर ये आरोप लगाया है।
पाकिस्तान के न्यायतंत्र को लेकर यह चौंकाने वाला खुलासा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल यानी कि एसजेसी को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कोर्ट के कामकाज में दखल दे रही है। जजों के जो परिजन हैं उनको अगवा किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है आईएसआई द्वारा। इस मुद्दे पर विपक्ष और बार काउंसिल के द्वारा जांच की मांग के बाद पाक के चीफ जस्टिस काजी फैज ईशा के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच की बैठक भी हुई। लेकिन पत्र लिखने वाले अगर 6 जजों की बात करते हैं, इसमें नाम है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का, जस्टिस बाबर सत्तार का, जस्टिस सरदार एजाज इशाक का, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का और जस्टिस समन फफात इम्तियाज। इन लोगों ने पत्र लिखकर ये बात कही है। संजना, बढ़ते खबरों में आगे देखिए, आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर जीता मैच और बात यहां पर जो हो रही है सनराइज हैदराबाद की। सबसे बड़ा स्कोर और हैदराबाद ने मुंबई को हराया, मुंबई को 31 रन से हराया और क्लासन ने 34 बॉल पर बनाए 80 रन। मैच में लगे सबसे ज्यादा 6 तो मुंबई के गेंदबाजों की हुई जमकर पिटाई और इसी के साथ इस हेडलाइंस के साथ तमाम अखबारों में इसका जिक्र। चौकों छक्कों की सुनामी से जीता हैदराबाद और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं आईपीएल का सीजन और चोटी के बल्लेबाजों की तूफानी पारियों के दम पर रिकॉर्ड स्कोर बनाने वाले सनराइजर्स हैदराबाद ने बुधवार को यहां मुंबई इंडियंस को 31 रन से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग के वर्तमान सत्र में अपना खाता खोला। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद 3 विकेट पर 277 रन बनाए, जो आईपीएल में नया रिकॉर्ड है और उसने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 2013 के पुणे वॉरियर्स के खिलाफ बनाए गए 5 विकेट पर 263 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। तो नया रिकॉर्ड यहां पर हैदराबाद की तरफ से मुंबई की टीम ने भी कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद उसकी टीम ने 5 विकेट पर 246 रन ही बना पाई और इस तरह से मैच में कुल 523 रन बने, जो आईपीएल का रिकॉर्ड है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि यही नहीं, इस मैच में 38 छक्के लगे, जो टी20 क्रिकेट में नया रिकॉर्ड है और इससे पहले ट्रेविस हेड ने 24 गेंदों पर 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 62 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा की अगर बात करें तो 23 गेंदों पर 63 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। इन दोनों के आउट होने के बाद हेनरिक क्लासेन 34 गेंदों पर नाबाद 80 रन की पारी उन्होंने खेली और 4 चौके 7 छक्के लगाए और एडन मार्क राम 28 गेंदों पर नाबाद 42 रन की पारी, इसमें 2 चौके और 1 छक्के और 55 गेंदों पर 116 रन की अटूट साझेदारी यहां पर देखने को मिली। हेड ने 17 वर्षीय क्वीना मफाफा पर लगातार 2 छक्के और 2 चौके जड़कर इसका जश्न मनाया। तो सबसे बड़ा स्कोर हैदराबाद ने मुंबई को हराया है और आपको ये भी बताते चले कि सनराइजर्स हैदराबाद ने रनों का नया आईपीएल में रिकॉर्ड बनाया है, जिससे सनराइजर्स ने 3 ओवर में 40 रन बनाने में सफल रहा और हार्दिक ने इसके तुरंत बाद जसप्रीत बुमराह को आक्रामक पर लगाया और वह स्वयं बदलकर गेंदबाजी के लिए चले गए। और देखिए, अलग अलग अखबारों में हेडलाइंस हैं, जैसे मेरे अखबार में है बड़ी जोर से चमके सनराइजर्स। आगे बढ़ते बात होगी हैदराबाद की, जहां पर सीएम निवास के पास में आत्महत्या का प्रयास हुआ। 42 वर्षीय युवक ने पुलिस प्रताड़ना के चलते कदम उठाया। सीएम सिक्योरिटी ने जो प्रयास किया था वो विफल रहा। मतलब आप देखिए, आमतौर पर ये देखा गया है कि नाराज़गी होती है कई दफ़ा लोगों की और फिर सीएम आवास के पास में या फिर इस तरीके की जो भी जगह होती है वहाँ पर जाकर लोग अपनी बात को पहुँचाने के लिए इस तरह का प्रयास करते नजर आते हैं। इस बार मामला सामने आया हैदराबाद में, जहाँ पर सीएम निवास के पास में सुसाइड का प्रयास किया गया और सीएम सिक्योरिटी ने प्रयास विफल किया, यानी आत्महत्या का जो प्रयास था उसको विफल किया। सीएम सिक्योरिटी ने जो प्रयास था उसको विफल किया, यानी जो आत्महत्या करा था शख्स उसको बचाने में कामयाबी हासिल की। और अब आगे बढ़ेंगे, जयपुर की बात होगी। बड़ी खबर आपको बताएंगे जयपुर एयरपोर्ट से, जहां पर सिटिंग स्पेस को बढ़ा दिया गया है। डिपार्चर के लिए 5 गेट शुरू, रिजर्वेशन काउंटर पोर्च में होंगे। व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में 12वें नंबर पर है। जुलाई में टर्मिनल 1 शुरू करेंगे। तो स्पेस को यहाँ पर बढ़ाया गया है जयपुर एयरपोर्ट पर। तो पैसेंजर्स को जो कि जयपुर एयरपोर्ट से आना जाना करते हैं उनको खासा सुविधा यहाँ पर दी गई है, जिसके तहत रिजर्वेशन काउंटर 5 में होगा और इस बीच व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में 12वें नंबर पर है, यानी कि बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो 12th नंबर पर जयपुर का एयरपोर्ट आता है। लेकिन अब फिलहाल क्योंकि व्यस्त एयरपोर्ट है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, इस वजह से यात्रियों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब स्पेस बढ़ा दिया गया है ताकि यात्री
आराम से ट्रैवल कर सके, उनको स्पेस मिल पाए। जुलाई में टर्मिनल 1 भी शुरू यहाँ पर कर दी जाएगी, जिसकी वजह से स्पेस में इंक्रीमेंट देखा जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट पर सिटिंग स्पेस कुल मिलाकर अब बढ़ा दिया गया है। इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इंटरकास्ट विवाह से हुआ तनाव। महाराष्ट्र से खबर। महाराष्ट्र के नवसारी में लोगों ने विरोध किया इंटरकास्ट विवाह का। बीजेपी नेता मुकेश पटेल कर रहे थे नव विवाहित जोड़े का समर्थन, और ऐसे में पटेल पर हमला करने वाले 11 लोगों को पुलिस ने फिलहाल अरेस्ट यहां पर कर लिया गया है। तो ये खबर महाराष्ट्र से, जहां पर ये कुछ हुआ लेकिन है। एक और बड़ी खबर है साक्षी से बीच कोलकाता हवाई अड्डे से जुड़ी हुई, जहां पर फ्रंट पेजेस 2 विमानों में टक्कर हुई। ये बड़ी खबर है। ये हादसा हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया। 11 बजे ये हादसा हुआ सुबह कल, जहां पर टैक्सीवे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान आपस में टकरा गए। चेन्नई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में 6 केबिन क्रू के साथ 163 यात्री थे, और वहीं दरभंगा जाने वाली इंडिगो के विमान में 155 लोग सवार थे। बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, लेकिन गनीमत रही, हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। इंडिगो के पायलट्स ने विमान उड़ाने पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि एक फ्लाइट में करीब 163 यात्री थे और दूसरे में करीब 155 लोग सवार थे। लेकिन गनीमत रही कि 2 विमानों में टक्कर हुई, लेकिन कोई बड़ा हादसा या कोई बड़ी हताहत नहीं। और उस बीच अमर उजाला के फ्रंट पेज पर एक और महत्वपूर्ण खबर, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। उत्तर प्रदेश में पहले बेटियां असुरक्षित थीं, अब अपराधी असुरक्षित हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज हो चुका है। कहा कि पहले दंगे होते थे, अब शान से कांवड़ यात्रा निकलती है। तो लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, उसका जिक्र यहाँ पर करते हुए नजर आए। अखबार में फोटोग्राफ भी दिखाई गई है, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पूजन के साथ में लोकसभा चुनावों के प्रचार अभियान की शुरुआत की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी मार्च में ही शुरुआत करने वाले हैं मेरठ के साथ में रैलियों की। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि आप लोग सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर रहे हैं, तो मेरे पास दैनिक जागरण फ्रंट पेज पर रामलला ने होली पर दर्शन किए, मथुरा वृंदावन की गलियां में प्रतीक्षा में। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज रामलला के आशीर्वाद के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, लेकिन इस बीच फिर से जिक्र कर दिया वृंदावन की गलियों का। और आप जान रहे हैं कि अरुण गोविल इस बार चुनावी मैदान में है, मेरठ से चुनावी मैदान में वो हैं, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर यह भी कहा कि अरुण गोविल मेरठ में इतिहास रचेंगे। और देखिए, एक और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर है। अभी तक आपने जाना कि जो ईडी है वो लगातार संपत्तियों को लेकर जांच पड़ताल भी कर रही है, और 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है बंगाल के अंदर, जिसको अब गरीबों को वापस दिया जाएगा। तो आमतौर पर ये लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है। प्रधानमंत्री मोदी जब पश्चिम बंगाल में पहुंचे तो उनकी ओर से इस बात का जिक्र भी किया गया था। तो ये अब बड़ी अच्छी खबर है लोगों के लिए, खासकर पश्चिम बंगाल के, जिनकी संपत्तियां जो लोग थे उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। अब उनके पास से इन संपत्तियों को क्योंकि देखिए वापस लिया गया, जब्त किया गया अधिकारियों द्वारा, विभागों द्वारा, तो ऐसे में अब गरीबों को ये संपत्ति लौटाना चाहते हैं और इसको लेकर कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है आमतौर पर लोगों के लिए। और एक बड़ी विचित्र सी, क्योंकि देखिए भारत में अलग अलग रंग हैं, और इसलिए मुझे एक बड़ा अलग रंग नजर आया दैनिक भास्कर में। आंध्र प्रदेश की एक तस्वीर है। आंध्र प्रदेश की इस तस्वीर में अगर आप देखें तो जो पुरुष हैं वो महिलाओं की तरह सज धज कर तैयार नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले के संते कुडलूर में होली को लेकर एक बड़ी अनोखी परंपरा है। सदियों पुरानी इस परंपरा में जो यहाँ के पुरुष हैं वो होली पर महिलाओं की तरह सज धज कर तैयार होते हैं, वही गहने साड़ी पहनते हैं, और फिर उसके बाद कामदेव की पूजा करते हैं। मान्यता यह है कि भगवान कामदेव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रंजना, महिला और पुरुष में अंतर नहीं है, ये यहाँ पर ये भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं, सब एक समान है। बिल्कुल। तो देखिए, और 2 महत्वपूर्ण आपको खबर बताते चले। रूस यूक्रेन युद्ध में गए भारतीय जल्द वापस आएंगे। हिंदुस्तान मेरे पास फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र और पूरी जानकारी आपको देते चले। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि निजी एजेंसियों द्वारा रूसी सेना में भर्ती कराने के बाद यूक्रेन से युद्ध लड़ने वाले केरल के 4 युवाओं को में से 2 जल्द देश लौट आएंगे। और विदेश राज्य मंत्री ने मंगलवार शाम कहा कि भारतीय दूतावास रूस से युवाओं की वापसी के लिए यात्रा दस्तावेज तैयार कर रहे, यानी कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं भारतीयों को जल्द वापस लाने के लिए। देखिए बिल्कुल। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए कुछ रोचक आपको बताते हैं। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में एक संयोग देखिए। पूर्व सीएम के नाम के 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। पन्नीर सेल्वम को चुनौती देंगे 5 पन्नीर सेल्वम। चुनाव चिन्ह पर भी खींचतान है।
तो क्योंकि भारत है और भारत में विचित्रता बार बार देखने को मिलती है, तो यहाँ पर भी जरा सोचिए कि रामनाथपुरम में एक विचित्र संयोग है। पन्नीर सेल्वम को चुनौती, 5 पन्नीर सेल्वम देंगे पलक। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ेंगे। भारतीय स्पेस यात्री बनाएंगे 2025 में इतिहास। रॉकेट के लिफ्ट में कुछ मिनट पहले सवार होंगे स्पेस क्राफ्ट में, जबकि रॉकेट के आसपास का 2 किलोमीटर का रहेगा डेंजर जोन। और देखिए, इस बीच स्पेशल स्पेस सूट पहनकर स्पेस में यात्रियों को भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर भारतीय स्पेस यात्री 2025 तक एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं और इसरो तो लगातार हम देख रहे हैं कि नए कीर्तिमान दर्ज कर रहा है। इस बीच स्पेशल स्पेस सूट भी बनाया गया है जिसको पहनकर यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा। और देखिए, वहीं ये स्पेस सेंटर्स में प्रैक्टिस करते हुए सभी लोग आपको नजर आ रहे होंगे। रॉकेट के आसपास 2 किलोमीटर डेंजर जोन भी बनाया जाएगा। स्पेशल स्पेस सूट में यात्री आपको कुल मिलाकर नजर आने वाले हैं। 2025 तक का टारगेट रखा गया जब ये इतिहास रचा जाएगा। रॉकेट के लिफ्ट के कुछ मिनट पहले सवार होंगे स्पेसक्राफ्ट में, जबकि रॉकेट के आसपास का 2 किलोमीटर का डेंजर जोन घोषित किया जाएगा। स्पेशल स्पेस सूट पहनकर ये सभी यात्री स्पेस में जाते हुए नजर आने वाले हैं। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अडानी से जुड़ी यह खबर। अडानी ने राजस्थान में शुरू किया है सोलर प्लांट। 180 मेगावाट का सोलर प्लांट अडानी के द्वारा शुरू किया गया। जैसलमेर के देवीकोट में लगा है सोलर प्लांट। हर साल 540 मिलियन यूनिट बिजली बनाई जाएगी सोलर प्लांट के जरिए। तो देखिए, एक बड़े कंट्रीब्यूशन के तौर पर अडानी समूह के द्वारा ये पहल की गई है। 180 मेगावाट सोलर प्लांट के जरिए क्रिएट की जाएगी बिजली और इस बीच जैसलमेर के देवीकोट में इस प्लांट को लगाया गया है। बड़ी बात है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे रही है और सोलर प्लांट्स लगाने का अनुरोध भी लोगों से किया जा रहा है। और उसी कड़ी में अडानी ने राजस्थान में इस सोलर प्लांट को शुरू किया है। हर साल 540 मिलियन यूनिट बिजली इन सोलर प्लांट्स के जरिए बनाई जाएगी, जिससे आपकी सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। जैसलमेर के देवीकोट में इस सोलर प्लांट को लगाया जाएगा, इस बात की जानकारी दी गई है। हर साल 540 मिलियन यूनिट बिजली बनाई जाएगी। रंजना, बिल्कुल, तो अडानी ने राजस्थान में शुरू किया सोलर प्लांट और जैसलमेर के देवीकोट में ये सोलर प्लांट है वो लगता हुआ नजर आएगा। ये बड़ी जानकारी है और सोलर प्लांट को लेकर लगातार सरकार भी पूरी तरह से काम करती हुई नजर आ रही है। जैसलमेर के देवीकोट में ये सोलर प्लांट लगेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के 2, कांग्रेस के 1 प्रत्याशी मैदान से हटे। अपनों की नाराजगी के कारण से मैदान छोड़ा। साबरकांठा और वडोदरा से बीजेपी प्रत्याशी हटे। अहमदाबाद पूर्व से हटे कांग्रेस के रोहन गुप्ता। बीजेपी ने अब तक 22 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने 24 में से 19 सीटों पर घोषणा की है। तो देखिए, पहले चरण के लिए तो नामांकन भी पूरा हो चुका है और इस बीच जो बाकी चरण है उसके लिए अभी भी उम्मीदवारों की घोषणा भी चल रही है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी लगातार कहीं पर इंतजार किया जा रहा है, तो कहीं पर उम्मीदवारी के बाद भी उम्मीदवारी छोड़नी पड़ रही है, कहीं से हटाया जा रहा है। और इस बीच बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 1 प्रत्याशी हटे हैं। अहमदाबाद की बात करें, बीजेपी ने अब तक 22 उम्मीदवारों का देखिए एक तरफ जहां ऐलान किया है, कांग्रेस ने 24 में से 19 सीटों पर अभी तक अपनी घोषणा की है। अपनों की नाराजगी के कारण से कुछ लोग मैदान छोड़ रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग ऐसी सियासी कहानियां हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी WHO की रिपोर्ट की, जिसमें खुलासा हुआ है 44 देशों में 2,79,000 बच्चों पर अध्ययन हुआ। हर छठा बच्चा हो रहा है साइबर बुलिंग का शिकार। पीड़ितों में बच्चियां लेकिन सबसे ज्यादा है। तो ये काफ़ी चिंताजनक विषय हो जाता है। ये रिपोर्ट काफ़ी चिंताजनक इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें जो हमारे बच्चे हैं, फ्यूचर, उन पर सबसे ज़्यादा शिकंजा कसा जा रहा है। उसमें बच्चियां सबसे ज़्यादा है और अध्ययन में ये खुलासा हुआ है कि हर छठा बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है। कुल मिलाकर ये 2,79,000 बच्चों पर अध्ययन हुआ था। 44 देश के इसमें बच्चे को शामिल किया गया था। उसमें अध्ययन में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि हर छठा बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है। और इसी वजह से अब छोटे बच्चों के ऊपर, यानी कि जो 13 ईयर्स से नीचे हैं, उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने की बात कही जा रही है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स ताकि ना बना पाए, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए हम देखते हैं कि साइबर बुलिंग के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। और अब तो रिपोर्ट में भी खुलासा हो गया है कि 44 देशों में से 2,79,000 बच्चों पर यह अध्ययन हुआ, जिसमें हर छठा बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है। तो एक गहन चर्चा का विषय है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको चाचा की चाल से बड़ी भतीजे की टेंशन। शरद पवार से अलग होने के बाद में
अजित की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। अजित के भाई श्रीनिवास पवार भी उनके खिलाफ हो चुके हैं। वहीं सुप्रिया समेत पूरा परिवार अजित की खुलकर आलोचना करता हुआ भी नजर आ रहा है। बारामती में शिंदे गुट के विजय शिवतारे टेंशन बढ़ा रही है। वहीं हर्षवर्धन पाटिल के परिवार से भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अजित खेमे के कई नेताओं ने वापसी के संकेत दिए हैं। पत्रिका के हवाले से यह खबर। बढ़ते खबरों में आगे प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार के लिए चुना मेरठ राम के लिए वोट मांगकर कैंपेन शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और तीसरी बार क्रांतिकारियों की धरती पर प्रचार प्रसार की शुरुआत करेंगे। 31 मार्च को मेरठ के मोतीपुरम में पहली रैली होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी रैली में मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस पूरे रैली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरठ के दौरे को लेकर पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो आपको ये भी जानकारी देते चले, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी हाल ही में एनडीए के साथ शामिल हुए और आगामी लोकसभा चुनाव अब एनडीए के साथ यहां पर मिलकर लड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार के लिए मेरठ चुना है और प्रचार प्रसार की शुरुआत मेरठ से होगी। 31 मार्च को मेरठ के मोतीपुरम में पहली रैली होगी प्रधानमंत्री मोदी की, जिसे लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। देखिए, क्रांतिकारियों की धरती माना जाता है मेरठ को, और ऐसे में मेरठ से शुरुआत की जा रही है और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अरुण गोविल यहाँ से चुनावी मैदान में है और अरुण गोविल ने श्री राम का किरदार निभाया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार का आगाज भी मेरठ से होने जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। महुआ मोइत्रा को ईडी ने किया है तलब। महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी को ईडी का समन है। महुआ मोइत्रा, दर्शन हीरानंदानी को आज ईडी ने बुलाया है। बड़ी जानकारी है, आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा उल्लंघन के मामले में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और दुबई स्थित व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी को फिर से समन जारी किया है। मोइत्रा को ये तीसरा समन है। पहले 2 समन पर हालांकि महुआ मोइत्रा पेश नहीं हुई थी। खबर उत्तराखंड से, जहां पर हरक सिंह रावत को फिर से ईडी का समन जारी किया गया है। 2 अप्रैल को ईडी ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया है। वन भूमि घोटाले का यह पूरा मामला, जिसमें पूछताछ के लिए एक बार फिर से उनको समन जारी करके बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वन भूमि घोटाले से संबंधित ये मामला, जिसमें पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। उत्तराखंड से खबर इस वक्त की बड़ी, जहां पर हरक सिंह रावत को बुलाया गया है। 2 अप्रैल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। वन भूमि घोटाले में उनका नाम सामने आता है, जिसके लिए उनको ईडी का समन एक बार फिर से जारी किया गया है। 2 अप्रैल को इस बार ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है हरक सिंह रावत को, वन भूमि घोटाले से संबंधित ये मामला। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां पर हरक सिंह रावत को ईडी के द्वारा समन जारी किया गया है। ईडी के रडार पर फिलहाल हरक सिंह रावत नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को ईडी ने फिर समन जारी किया। वन विभाग की जमीन कर अवैध कब्जे और पेड़ काटने के मामले में समन जारी किया गया है और इस समन के मुताबिक उन्हें 2 अप्रैल को पेश होना है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर देखिए किस तरह से ये पूरी कार्रवाई अब आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये समन जारी कर दिया गया है और समन के मुताबिक 2 अप्रैल को पेश होना है। इससे पहले समन पर हरक सिंह रावत ईडी के सामने पेश नहीं हुए। और देखिए फिलहाल